जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने हिंदी से अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो कई बार हमने आपको बताया है हिंदी में जो ध्वनियां होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है। प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सी होती है? तो स्वर और व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार होती हैं? 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, अगर आप लोग हमारे सेशन से जुड़ते होंगे तो कई बार हमने आपको बताया है जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर सर्वनाम। तो आसान प्रश्न है, राइट आंसर स्वर हो जाएगा। क्या? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनके उच्चारण करने में किसी और की जरूरत नहीं होती, कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो क्या कहलाती है? संयुक्त व्यंजन, युग्मक, संपर्क ध्वनि या फिर पारस्परिक ध्वनि। तो आपको बताना है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा युग्मक ध्वनि। क्या? तो युग्मक ध्वनि यहां पर सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? किस प्रकार का वाक्य? सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? तो मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? तो सिंपल है, क्या है यहां पर? मिश्र वाक्य। क्या है? तो मिश्र वाक्य एक प्रधान वाक्य है, दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य। ध्यान रखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म प्रधान वाक्य कहां हुआ था? आश्रित उपवाक्य। तो ध्यान रखिएगा, जब एक प्रधान और दूसरा आश्रित हो तो क्या होता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे यहां पर कुछ शब्द आपको मिलते हैं मिश्र वाक्य में, ध्यान रखिए ताकि आगे जब प्रश्न पूछा जाए तो गलती नहीं करें। जैसे की हो गया, की हो गया, जो हो गया। क्या? तो जो हो गया, क्योंकि हो गया, जो, क्योंकि। और बात करें तो जितना, उतना, यद्यपि, तद्यपि, ये सब जो अगर शब्द मिल जाए आपको तो वहां पर आप मिश्र वाक्य लगा दीजिएगा और आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य? आपको बताना है। संयुक्त वाक्य मैंने आपको कई बार बताया, संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब 2 वाक्य एक में ही जुड़े हों वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। मैंने लड़के को देखा, मैंने लड़के को देखा। आपको लगता है 2 वाक्य यहां पर एक ही वाक्य, यानी कि क्या है? तो ये सरल वाक्य है। उसे उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरल वाक्य हो गया। वहां जाना अच्छा नहीं है, ये भी सरल वाक्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है संयुक्त वाक्य? तो सिंपल है, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। क्या है इसमें? तो ये संयुक्त वाक्य है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशी, देशज या फिर संकर? तो रेलगाड़ी जब 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो संकर शब्द कहते हैं। तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? तो संकर शब्द है। ध्यान रखिए, रेलगाड़ी क्या है? तो संकर शब्द है। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ बताइए। तो अभी आपको मैंने बताया तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द या फिर 2 भाषाओं के शब्द से 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो अभी आपको मैंने बताया संकर शब्द किसे कहते हैं? जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर कोई शब्द बनाते हैं तो क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। यानी कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? तो संकर शब्द कहलाता है। जैसे अभी आपको प्रश्न हमने करवाया था रेलगाड़ी। क्या? तो रेलगाड़ी हो गया। क्या हो गया? तो ये संकर शब्द हो गया। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? सर्वप्रथम बात कर लें कारक की। तो कारक के कितने भेद होते? तो 8 भेद होते। कितने? तो 8 भेद होते। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबोधन, हे अरे। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। संबंध काकी के अधिकरण में पर तो सबका जो है कारक चिन्ह जो है कारक विभक्ति आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहां से एक बनेगा ही आपके एग्जाम में।
तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से पाठशाला जाते हैं। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक। तो अपादान कारक का भी से होता है, क्या होता है, लेकिन से का मतलब क्या होता है, अलगाव। करण का भी से होता है, लेकिन से का क्या हो जाएगा, के द्वारा। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, तो बस के द्वारा जाते हैं, किसके द्वारा, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, तो बस के द्वारा जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, क्या, तो करण कारक हो जाएगा। यहां पर अगर अलगाव होता, भय की स्थिति होती, तुलना किया गया होता तो अपादान हो जाता, लेकिन यहां पर बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, तो बस से जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, वृक्ष जो है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखिए आप, एक वृक्ष यहां पर अगर है, एक वृक्ष है यहां पर और यहां से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहां से जब पत्ते गिरेंगे तो वृक्ष से पत्तों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, अलगाव हो जाएगा, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हमने आपको बताया है कि जब अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो वहां पर अपादान कारक होता है, क्या, तो जब अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो वहां पर अपादान कारक होता, अलगाव हो, किसी दूसरे तो तुलना की गई हो, भय की स्थिति हो, वहां पर क्या होता है, तो अपादान कारक होता है। जैसे कि राम कुत्ते से डरता है, किससे डरता है, कुत्ते से डरता है, डरने की बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। करण कारक की बात करें तो करण के द्वारा, करण का भी जो कारक चिन्ह होता है से होता है के द्वारा, कर्म कारक कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आगे प्रश्न पूछा जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो, इस वक्त में गरीब शब्द क्या है, विशेषण, विशेषण, विशेष जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो गरीबों की सहायता करो, सबसे बात कर ले, गरीबों क्या है, तो जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जो पूरी जाति का बोध कराए, क्या कराए, जो पूरी जाति का बोध है। गरीब, एक गरीब तो कोई होगा नहीं, बहुत सारे गरीब हैं, पूरी जाति का बोध करा रहा, गरीबों की सहायता करो, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा के कितने प्रकार होते, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते, कितने, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो जातिवाचक यहां पर क्या है, संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो भाववाचक की बात करें, भाववाचक को केवल आप अनुभव कर सकते हैं, आप प्लेट में नहीं परोस सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक जहां समूह दर्शाया गया हो, जातिवाचक पूरे जाति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक जो दुनिया में अकेला हो, क्या, जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे कोई ना हो, जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसे कोई ना हो, वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बाजार, बाजार क्या है, तो समूह है, पूरे समूह का जो है बोध करा रहा, तो बाजार क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया कहां होगी, जहां पर आपको कर्म मिल जाए, सकर्मक यानी कि कर्म सहित और अकर्मक यानी कि कर्म रहित। तो राम दौड़ा, राम क्या दौड़ा, पैर दौड़ा, नहीं जी, तो क्या हो जाएगा, राम क्या दौड़ा, जवाब नहीं मिलेगा, जब जवाब नहीं मिलेगा तो ये अकर्मक है। मैं रुक गया, क्या रुक गया भाई, मैं रुक गया, क्या रुक गया जी, आपको जवाब ही नहीं मिल रहा, मैं रुक गया, क्या रुक गया, तो ये भी अकर्मक है। उसने कार बेच दी, क्या बेच दिया, जवाब मिल गया ना, कार बेच दिया, उसने क्या बेच दिया, तो कार बेच दिया, तो सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर खिलौना टूट गया, ये भी अकर्मक है, जबकि यहां पर सकर्मक क्या हो जाएगा, उसने कार बेच दी। तो गलती नहीं करेंगे आगे से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो बिना लाइक के ना जाएं यार, क्योंकि मेहनत लगती है, एक एक प्रश्न को कलेक्ट करना पड़ता है और बहुत मेहनत के साथ हम प्रश्न को लेकर आते हैं, फिर आपके समक्ष रखते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट करें। अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो जरूर मदद करनी चाहिए। तो प्लीज, आपसे हम कुछ मांगते तो है नहीं, तो लाइक और सब्सक्राइब के अलावा तो आप कर सकते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक कर दें चैनल को, जो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। आप जुड़े अंत तक, मैं आपको विश्वास दे रहता हूं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में मैं गलत नहीं होने दूंगा, या आप मुझ पर विश्वास रखिए। ध्यान रखिएगा, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है, मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था। बात करें कि जब दो प्राणियों के बीच क्या होगा, जब दो प्राणियों के बीच में तुलना की जाएगी तब उत्तरावस्था होगा, दो प्राणियों के बीच तुलना की जाएगी तो उत्तरावस्था हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब सबसे तुलना की जाए, बताया था कि सबसे अच्छा है, तो वहां पर उत्तमा अवस्था हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल मतलब यानी कि कार्य जारी है, अभी पूरा हुआ ही नहीं है। अपूर्ण भूतकाल मतलब कार्य जारी है, खत्म नहीं हुआ है। राम खाना जो है खा रहा था, राम क्या कर रहा था, तो राम खाना खा रहा था। माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो रामू खाना खा रहा था, अभी खा नहीं चुका है ना, काम जारी है,
तो जारी है तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत यानी पूरा नहीं हुआ है। तो राम खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, वह एक बाद आया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बाद हो जाएगा, सिंपल है, वह एक सप्ताह बाद आया, कितना दिन बाद आया, तो एक सप्ताह बाद, तो बाद जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5 प्रश्न पूछा जाता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, कितने, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, क्या, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, क्या, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। विसर्ग की अगर पूछ लिया जाए तो विसर्ग के भी 5 प्रकार होते, कितने, तो विसर्ग के 5 प्रकार होते। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। समास की बात कर ले, समास के कितने प्रकार होते, तो 6 प्रकार होते समास के, कितने, तो 6 भेद होते समास के। यहाँ पर द्वंद्व समास दिया हो, द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो, जैसे रात दिन हो गया, क्या, तो रात दिन हो गया, रात दिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव समास आपको यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिल जाएगा, जैसे प्रतिदिन हो गया, क्या, प्रतिदिन हो गया, यथारुचि हो गया, प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा। द्विगु समास जहां पर पहला पद संख्यावाची, तिरंगा, तिरंगा क्या है, तो संख्यावाची है, तो सिंपल है, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्हों का लोप होगा, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, यथारुचि में समास बताए, तो अभी आपको हमने बताया यथारुचि, जहां आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, आप आंख मूंद करके अव्ययीभाव समास लगाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यथारुचि में समास आपको बताना, तो यथारुचि में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, क्या, तो यथारुचि में अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो, बहुव्रीहि समास जहां किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान हो, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो चौराहा में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास है, कौन सा, तो चौराहा में द्विगु समास है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा क्या होगा, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम, क्या, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अस्थावर का विलोम क्या होगा, तो जंगम होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, अवमूलन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, क्या होता है, तो उन्मूलन का जो विलोम होता है ये रोपण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर निरंतर। तो अनुरूप का विलोम होता है क्या, तो प्रतिरूप होता है, क्या, तो अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप, क्या होता है, तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर, चिंतन, अचर या फिर अचेतन। तो चिरंतन मतलब हमेशा रहने वाला, चिरंतन का सही विलोम क्या होगा, तो नश्वर हो जाएगा, क्या, तो नश्वर हो जाएगा, चिरंतन का सही विलोम शब्द, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ से हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, हिंदी से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लाल पीला होना, सुंदर होना, विवरण होना या फिर दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु, क्या हो जाएगा, गूलर का फूल जल्दी मिलता थोड़ी है, तो गूलर का फूल क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना, क्या, तो गूलर का फूल हो जाएगा दुर्लभ होना, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट जो है लालसा। तो आंखों में गड़ना यानी कि मन में खटकना, क्या होगा, आंखों में गड़ना यानी कि मन में खटकना दोस्तों। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 25 प्रश्न हमने लिया था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।